बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। आज भी हम बिजनेस लॉ पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें एक नया प्रश्न, नया चैप्टर जिसको हम व्यर्थ ठहराव या वॉइड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, कर रहे हैं। अगर हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के आवश्यक लक्षणों को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट होता है कि एक लक्षण यह भी है कि ठहराव उनमें से नहीं होना चाहिए जिन्हें अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। अर्थात वो ठहराव वैध नहीं होगा, और जब ठहराव वैध नहीं होगा तो अनुबंध वैध नहीं होगा, और अनुबंध वैध नहीं होगा तो किसी प्रकार के दायित्व का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। धारा 2G में व्यर्थ ठहराव को परिभाषित किया है और यह कहा है कि ऐसा ठहराव जिसे कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है व्यर्थ ठहराव कहलाता है, वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि जिन ठहरावों को प्रारंभ से ही व्यर्थ किया हुआ मान लिया गया है उन्हें अधिनियम की विभिन्न धाराओं में व्यर्थ घोषित कर दिया गया है, और उन्हीं धाराओं और बिंदुओं पर मैं चर्चा इसमें कर रहा हूँ। जैसे पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव, धारा 11। बिल्कुल ठीक बात है। धारा 11 में अनुबंध करने की क्षमता को परिभाषित किया है और यह कहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक में अनुबंध करने की क्षमता होती है यदि वयस्क आयु का हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और किसी राजनीतिक द्रव्य घोषित नहीं किया गया हो। इसका तात्पर्य यह हो गया कि जो अनुबंध करने के योग्य पक्षकार हैं, चाहे वो अवयस्क है, चाहे वो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है और चाहे वो राजनीतिक द्रव्य घोषित व्यक्ति है, वो अनुबंध करने के योग्य नहीं है। अर्थात उनके साथ किया गया ठहराव व्यर्थ होता है, बेकार होता है, प्रारंभ से ही बेकार होता है। तो बात स्पष्ट हो गई कि ऐसा ठहराव जो अयोग्य पक्षकारों द्वारा किया गया है वह व्यर्थ होता है। तथ्य संबंधी गलती वाले ठहराव धारा 20 में बताए गए हैं। अर्थात जब अनुबंध के दोनों पक्षकार किसी अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर गलती करते हैं तो वह तथ्य संबंधी गलती वाले ठहराव कहलाते हैं और वो व्यर्थ होते हैं, बेकार होते हैं। विदेशी राजनीति की गलती वाले ठहराव, क्योंकि भारतीय नागरिक से इस बात की बिल्कुल अपेक्षा नहीं की जाती कि वे विदेशी कानूनों की जानकारी रखें, और यदि इस प्रकार की कोई गलती होती है तो धारा 21 में इस प्रकार के ठहरावों को भी व्यर्थ घोषित किया गया है। हाँ, यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देश के राजनीति संबंधी गलती वाले ठहराव व्यर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि भारतीय नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय कानूनों की जानकारी रखें। उसके पश्चात धारा 23 पर चर्चा करता हूँ, अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव। इससे पूर्व वाले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा की गई थी। यहाँ संक्षिप्त में एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव वो होते हैं जो कपटमय प्रकृति के हों, जो राजनियम द्वारा वर्जित हों, जिससे किसी राजनियम की व्यवस्था निष्फल होती हो, जो अनैतिक प्रकृति का हो, जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके शरीर को नुकसान पहुँचता हो, या लोक नीति के विरुद्ध ठहराव हो। तो ऐसे ठहरावों को धारा 23 में व्यर्थ घोषित किया गया है। तो हमारा प्रश्न यही है कि व्यर्थ घोषित ठहराव कौन से हैं, और उसमें एक बिंदु यह भी आया कि अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। अब आंशिक अवैधानिक, इसको धारा 24 में स्पष्ट किया हुआ है, यानी कि एक पार्ट उसका अवैधानिक है या उसका प्रतिफल अवैधानिक है, दूसरा पार्ट वैधानिक है। यदि उसके पार्ट हो सकते हैं तो जो भाग वैधानिक है वो वैध होगा, जो पार्ट अवैधानिक है वह वैध नहीं होगा, वो व्यर्थ होगा। धारा 25 में बिना प्रतिफल के ठहरावों को स्पष्ट किया गया है, और बिना प्रतिफल के ठहराव वो हैं जिसमें एक पक्षकार जब अनुबंध कर रहा है तो दूसरे पक्षकार को कुछ दे और पहले से प्राप्त करे। यदि बिना प्रतिफल के ठहराव है तो वह व्यर्थ होता है। हाँ, कुछ अपवादों को छोड़ दें, स्वाभाविक प्रेम वाले ठहराव, दान के ठहराव,
तो इस प्रकार के ठहरावों को अगर हम छोड़ दें तो शेष हर प्रकार के ठहराव में प्रतिफल का होना नितांत आवश्यक है। बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होगा। धारा 25 में इस बात को स्पष्ट किया गया है। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, बिल्कुल वयस्क व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक विवाह कर सकते हैं, उनके विवाह में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। धारा 26 में ऐसे ठहरावों को जो विवाह में रुकावट डालने वाले हैं व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। यहाँ इस बात की भी चर्चा करना मैं जरूरी समझता हूँ कि विवाह में रुकावट प्रत्यक्ष होनी चाहिए, अप्रत्यक्ष रुकावट वैध होती है, उसको निभाना पड़ेगा, वो व्यर्थ नहीं होगा। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव धारा 27 में स्पष्ट किए गए हैं और यही कहा है कि अगर प्रत्यक्ष रुकावट है तो वो व्यर्थ है और अगर अप्रत्यक्ष रुकावट है तो वैध है। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी के लिए अनुबंध कर रहा है और कंपनी उससे कोई बॉन्ड भरवा रही है, तो फिर उस बॉन्ड पर उसे अमल करना होगा, विचार करना होगा और वो वैध होगा, यानी कि उन शर्तों के तहत उसको रहना होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे विवाह में रुकावट हो, चाहे व्यापार में रुकावट हो, यदि ये अप्रत्यक्ष है तो वो वैध है। इसके अलावा शेष सभी रुकावटें व्यर्थ होती हैं, क्योंकि व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव की अनुमति अभी नहीं दी गई है। उसका मुख्य कारण यह है कि भारत में अभी व्यापार और व्यवसाय का इतना विकास नहीं हुआ कि उसमें रुकावट डालने की अभी परमिशन दे दी जाए। उसके पश्चात वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव अर्थात लीगल एक्टिविटीज में रुकावट डालने वाला ठहराव हो। धारा 28 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। यदि उसमें कोई रुकावट डाली जाती है तो वह रुकावट भी वैध नहीं होगी, व्यर्थ होगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार मिला हुआ है। उसके पश्चात धारा 29 में अनिश्चित अर्थ वाले ठहरावों को बताया गया है, अर्थात ऐसे ठहराव जिनका कि अर्थ निश्चित नहीं है, अर्थात एक पक्षकार उसका भाव कुछ समझ रहा है और दूसरा पक्षकार उसका भाव कुछ। तो ऐसे अनिश्चित ठहराव या अनिश्चित प्रकृति वाले ठहराव भी व्यर्थ घोषित हैं। धारा 29 में बाजी के ठहराव अर्थात ऐसे ठहराव जो किसी व्यक्ति के हार जीत पर निर्भर करते हैं, जो किसी घटनाएं घटित होने पर निर्भर करते हैं, वो ठहराव बाजी के ठहराव कहलाते हैं और बाजी के ठहराव भी व्यर्थ घोषित हैं। हाँ, लेकिन बाजी के ठहराव की तरह कुछ ऐसे ठहराव हैं जो बाजी की तरह लगते हैं, लेकिन वो वास्तव में बाजी के ठहराव नहीं हैं, वो वैध हैं। जैसे 500 रुपये से अधिक की घुड़दौड़, हॉर्स रेस, इसके अलावा चिट फंड योजना, राज्य सरकार की लॉटरियाँ, वर्ग पहली क्रॉसवर्ड बजट, वर्ग पहली प्रतियोगिताएं इत्यादि इत्यादि। ये इस तरह के ठहराव हैं जो बाजी की प्रकृति के तो लग रहे हैं, लेकिन ये बाजी के ठहराव नहीं है और ये वैध है। लेकिन सिंपल सेंस में यही कहा जा सकता है कि जो अगर बाजी का ठहराव है तो वह व्यर्थ घोषित माना जाएगा। उसके पश्चात असंभव घटना पर आधारित ठहराव धारा 32, यानी कि ऐसा ठहराव दो पक्षकारों ने कर लिया जिसकी घटना घटित होने की संभावना ही नहीं है, तो वो व्यर्थ है, प्रारंभ से ही व्यर्थ है। और कई बार परिस्थिति अनुसार ऐसा भी हो जाता है कि ठहराव तो कर लिया जाता है, उस समय वो घटना घटित होने की संभावना थी, लेकिन बाद में वो घटना घटित होना असंभव हो गया, तो जिस समय ऐसा हुआ वह व्यर्थ हो जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में असंभव घटना पर आधारित ठहराव व्यर्थ घोषित होते हैं। उसके पश्चात असंभव कार्यों को करने के ठहराव, यहाँ घटना की बात है। अब इस पॉइंट में धारा 56 के अंतर्गत असंभव कार्यों को करने के ठहराव है। जैसे ए बी से कहता है कि तुम आसमान से तारे तोड़ के ले आओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये तो संभव नहीं है कि आसमान से वो तारे तोड़कर ले आएगा। तो इन सभी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हमने इस बात को समझने का प्रयास किया है कि ये विभिन्न ठहराव जो हैं व्यर्थ घोषित हैं
इनमें से अगर कोई ठहराव किया जाता है तो वो ठहराव वैध नहीं होता। ऐसा नहीं होने पर अनुबंध भी अवैध हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है और किसी भी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। पुस्तक की सहायता से आप इस प्रश्न को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करें। परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न है ये। धन्यवाद। नमस्कार।